हेलो एंड वेलकम बैक टू सिनॉप्सिस आईएएस रीड एफ एड्यू। माय नेम इज़ कृष्णा। इस लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 का जो आने वाला प्रीलिम्स है उसके लिए। सर्वे 2 वॉल्यूम्स में आया है, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। दोनों ही वॉल्यूम में 10-10 चैप्टर्स हैं। वॉल्यूम 2 में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं इंपॉर्टेंट होती हैं, स्पेशली प्रीलिम्स के लिए। तो सिर्फ एक फैक्ट है पूरे वॉल्यूम 2 में, वो मैं आपको इसी लेक्चर में बता दूंगा। वॉल्यूम 1 में जो 10 चैप्टर्स हैं उनकी समरी मैंने आपको बना के फ्री प्रोवाइड किया। आप सिनॉप्सिस की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो फ्री रिसोर्सेज सेक्शन में। यहाँ पर आपको जाना है जनरल स्टडीज़ के लिए फ्री में। यहाँ पर आपको इकोनॉमिक सर्वे मिल जाएगा, 6 पेजेस का सर्वे है। साथ में और फ्री रिसोर्सेज भी आप इस पेज से डाउनलोड कर सकते हो। इफ़ यू विश देन आप विजिट कर सकते हो, राइट। देन जो 2020-50 सीरीज़ है इसकी टॉपिक लिस्ट भी अगर आप इकोनॉमी की देखो तो उसमें इकोनॉमिक सर्वे होता है। तो जो ये टर्म्स होती हैं हर साल उसमें से एक आधी पूछ लेता है ऑन एन एवरेज, राइट। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। हम सिर्फ 2 चीज़ों पर ध्यान देंगे कि चैप्टर की थीम क्या है और चैप्टर में कीवर्ड्स क्या हैं, उन कीवर्ड की मीनिंग क्या है, अगर उनकी कोई एप्लीकेशन है तो उस पर हम ध्यान देंगे, राइट। तो चैप्टर 1 कहता है, कोविड के बारे में ये चैप्टर है। ये कहता है वंस इन अ सेंचुरी क्राइसिस है। तो ये कीवर्ड आपको याद रखने चाहिए, मेंस में आंसर राइटिंग के टाइम पर काम आएंगे। तो ये जो चैप्टर कहता है लाइफ और लाइवलीहुड, 2 चीज़ों के बीच में बात करता है। लाइफ मतलब ह्यूमन और दूसरी चीज़ इकोनॉमी, डेवलपमेंट और इकोनॉमी या फिर सोशियो एंड इकोनॉमी, इनके इर्द गिर्द घूमता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट के सामने डिलेमा था इस बार कि हम लाइफ बचाएं कि लाइवलीहुड बचाएं। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने ये कहा कि हमारा जो रिस्पांस था कोविड-19 पेंडेमिक वो एक ह्यूमन प्रिंसिपल से गवर्न था, यानी कि ह्यूमन लाइफ एक बार चली गई तो वापस नहीं लाई जा सकती। जीडीपी ग्रोथ तो हम ले ही आएंगे, टेम्परेरी शॉक होगा। इस चैप्टर में डिस्कशन भी किया है कि वी शेप रिकवरी, पहले इकोनॉमी डाउन हुई फिर अब वापस से अप जाने लगी है। जो टेम्परेरी शॉक होगा वहाँ भी गवर्नमेंट ने अच्छे एफर्ट्स डाले। तो इसमें आपको लेक्चर में आपको ये बिल्कुल सोचने की नीड नहीं है कि मैं गवर्नमेंट के लिए बायस हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। जो इकोनॉमिक सर्वे है वो एक एनुअल डॉक्यूमेंट है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिलीज़ करती है। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में आता है वो इस डॉक्यूमेंट को रिलीज़ करता है। एंड दिस इज़ ऑफिशियल रिपोर्ट कार्ड। गवर्नमेंट अपना रिपोर्ट कार्ड देती है। रिपोर्ट कार्ड में क्या होता है, रोड मैप होता है इकोनॉमी का, प्लस वे फॉरवर्ड भी होता है। वे फॉरवर्ड दोनों चीज़ें होती हैं। तो इसमें जो भी चीज़ें होंगी ये गवर्नमेंट के पॉइंट्स हैं। तो गवर्नमेंट ये कहती है कि हमने मोस्ट स्ट्रिंजेंट लॉकडाउन लगाया था जैसे ही पेंडेमिक हमें पता चला। इसकी वजह से हम ना सिर्फ स्प्रेड रोक पाए बल्कि फैटिलिटीज़ भी रोक ली। हाँ, लॉकडाउन से सप्लाई डिसरप्शन तो आए और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हिट हुई ग्लोबल, रीजनल और लोकल लेवल पे, हर लेवल पे, ठीक है। लॉकडाउन की वजह से फर्स्ट ऑर्डर सप्लाई शॉक आया, सप्लाई ही बंद हो गई ना, तो वो आया। तो इमीडिएटली फर्स्ट ऑर्डर सप्लाई शॉक इसे कहा सर्वे ने। इसकी वजह से एक डिमांड शॉक आया। जब सप्लाई नहीं है तो डिमांड नहीं है, राइट। अगर मार्केट में सपोज़ अभी आईफोन है, आईफोन ही नहीं आ रहा है तो फिर उसकी डिमांड ही नहीं होगी। अमेज़ॉन से डिलीवर हो नहीं रहा, आप घर से बाहर निकल नहीं पा रहे हो, किसी से आप सप्लाई ले ही नहीं सकते, तो डिमांड शॉक भी आएगा। उस वजह से डिस्ट्रप्शन इन लेबर मार्केट आया। जब डिमांड नहीं है तो सप्लाई शॉक, फिर फर्दर सप्लाई कम हुई, उस वजह से लोगों की जॉब चली गई। ये सब के बारे में कहता है, ठीक है। इंडिया ने कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स अनाउंस किए जैसे कि एग्री में एमएसएमई, लेबर, ये हमने साल भर करंट अफेयर्स में पढ़े हैं, वही हैं। कुछ इसमें नया ऐसा नहीं है जो सर्वे ने दिया है, वही सब एक्ट, लॉ, रूल्स, रेगुलेशन की बात की है कि ये होगा वो होगा फलाना डिमका, राइट। तो एक यूनिक रिसेशन था ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। यूनिक रिसेशन क्यों था वो यहाँ डिस्कस किया है। कन्फर्म केसेस बढ़े जब कम्युनिटी ट्रांसमिशन आया। कम्युनिटी मतलब 1-to-1 ट्रांसमिशन, एक से दूसरा, तो ये एक्सपोनेंशियली बढ़ने शुरू हुए। एक कीवर्ड ये है नॉन फार्मास्यूटिकल इंटरवेंशंस। फार्मा मतलब तो अभी वैक्सीन आई है, ठीक है। पहले जो आपका HCQ, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन थी, पैरासीटामोल, मतलब दवाई, फार्मा से रिलेटेड नहीं है ये, ठीक है। तो लॉकडाउन था, स्कूल बंद कर दिया, नॉन एसेंशियल बिजनेस बंद कर दिया, ट्रैवल रेस्ट्रिक्शन लगा दी, डिफैक्टो शटडाउन हो गया ग्लोबल इकोनॉमी का, ठीक है। तो ये यूनिक क्यों है, जो हमने यहाँ बात की थी ना, यूनिक रिसेशन, तो यूनिक क्यों है। इससे पहले जो रिसेशंस थे वो या तो फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से आए थे, चाहे वो ग्रेट डिप्रेशन हो 1930 में, 82-91 और 2009। 91 में इंडिया में आया था, 2008-9 जो जिसे हम GFC कहते हैं, ये आपका वर्ल्ड वॉर के टाइम पर था। फिर या फिर ऑयल के प्राइस जो चेंज हुए उस वजह से था, या वॉर की वजह से था। तो लेकिन पेंडेमिक की वजह से ऐसा कोई लॉकडाउन नहीं था। स्पेनिश फ्लू एक था जिसे हम 1918 H1N1 इन्फ्लुएंजा कहते हैं। तो वहाँ की जो स्टडीज़ थी वहाँ ये देखा गया था
कि अर्लियर स्टेज में अगर लॉकडाउन लगा दिया जाए तो सिग्निफिकेंटली हायर ग्रोथ रेट आती हैं आने वाले टाइम में मैन्युफैक्चरिंग और एम्प्लॉयमेंट में, ये चीज़ देखी गई। तो इंडिया का जो ह्यूमन पॉलिसी रिस्पॉन्स था वो सिंपल यही चीज़ थी कि जीडीपी तो वापस आ जाएगी, ह्यूमन लाइफ्स वापस नहीं आ सकती। चैप्टर की थीम यही है, लाइफ वर्सेस लाइवलीहुड। तो हांसन एंड सार्जेंट इन्होंने एक रिपोर्ट दी थी, इसके लिए नोबेल प्राइज़ भी मिला था। वो ये चीज़ कहता है एक ऐसी पॉलिसी बनाओ जो मिनिमाइज़ करे लॉस को अगर एक वर्स्ट सिनेरियो आ जाए, ठीक है। अ पॉलिसी फोकस्ड ऑन मिनिमाइजिंग लॉसेस इन अ वर्स्ट केस सिनेरियो व्हेन अनसर्टेनिटी इज़ वेरी हाई। हमें पता ही नहीं क्या होगा, सब लोग बैठ रहे सोच रहे थे क्या होगा क्या नहीं होगा, तो फिर गवर्नमेंट ने सीधे कहा कि हम अनसर्टेनिटीज़ मिनिमाइज़ करते हैं, लॉसेस मिनिमाइज़ करते हैं, बाकी देखा जाएगा, हम अपने से संभाल लेंगे। लोगों को बिठा के खाना खिलाया, गवर्नमेंट ने सब कुछ किया। वी शेप इकोनॉमिक रिकवरी बाद में देखी गई। वी शेप रिकवरी मतलब ये सपोज आपकी पहले ग्रोथ चल रही थी, सडनली मार्च से जून में -24% पे जीडीपी आपकी पहुंच गई, ठीक है। 3% से -24, अराउंड 27.5% का डिफरेंस आया, लेकिन बाद में अब ये ग्रो कर रही, -7.35 तक पहुंच गई थी सितंबर 2020 में। वी शेप रिकवरी का मतलब है इकॉनमी बाउंस बैक करती है अपनी बेस लाइन से बहुत जल्दी, उसे हम वी शेप रिकवरी कहते हैं, ठीक। तो इसकी वजह से फर्स्ट ऑर्डर सप्लाई शॉक आए, ये सब चीज़ें हम देख चुके हैं। इकोनॉमी ग्रेजुअली अनलॉक जैसी हुई तो वी शेप रिकवरी आ गई। रीज़न इसके थे, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना लेके आए थे, इससे फूड सप्लाई आएगी पीडीएस के थ्रू, डीबीटी किया गया, विडोज़ को, पेंशनर्स को, वुमेन को, मनरेगा में एडिशनल फंड्स दिए गए, डेप्ट मोरेटोरियम लाए गए, लिक्विडिटी सपोर्ट बिजनेस के लिए बहुत सारे एफर्ट डाले गए, ठीक है। इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन डिमांड के लिए आत्मनिर्भर 2 बार लाया गया। प्रधानमंत्री जनधन योजना के जो ट्रेंड थे वो ये देखे गए कि इनिशियली तो एवरेज बैलेंस बढ़ा इन अकाउंट्स में, यानी कि लोगों को पैसा नहीं था तो लोग अपना पैसा बचा के रखना चाह रहे थे, उसे इन्होंने कहा प्रिकॉशनरी सेविंग। ये कीवर्ड आप याद करते जाओ, ठीक है। प्रिकॉशनरी सेविंग की वजह से आपका इनमें पहले बैलेंस बढ़ा, लेकिन बाद में बैलेंस डिक्रीज़ हुआ। क्यों? क्योंकि इंक्रीज़ हुआ एक्सपेंडिचर और कंजम्पशन पर। तो ये एक पॉसिबल एमसीक्यू बनता है, ठीक। देन एक नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन वो हम लेके आए ताकि पब्लिक इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम जो है वो अच्छे से चल सके। एजुकेशन में पीएम ई विद्या लेके आए, मल्टी मोड एंड इक्विटेबल एक्सेस टू एजुकेशन। देन मनोदर्पण, नाम से पता चल रहा है ना, मन का दर्पण, साइकोलॉजिकल सपोर्ट के लिए ये वाला इनिशिएटिव लाए। तो बस चैप्टर 1 में इतना ही था जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देन जो चैप्टर 2 है, यहाँ एक कीवर्ड आपको याद रखना है, डेप्ट सस्टेनेबिलिटी क्या है। क्वेश्चन ये करता है, ये पूरा चैप्टर इस बारे में डिस्कस करता है कि अगर ग्रोथ हो रही है, जीडीपी ग्रोथ हो रही है, तो क्या डेप्ट सस्टेनेबल है, यानी कि अगर आपकी जीडीपी बढ़ रही है तो क्या आप अपना डेप्ट चुका पाओगे, राइट। पूरी चीज़ है तो आंसर होता है यस, लेकिन उल्टा नहीं है कि अगर डेप्ट सस्टेनेबल है तो जीडीपी ग्रो होगी। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आंसर इसी चीज़ पर एमसीक्यू आप एक उम्मीद कर सकते हो, कम से कम किसी टेस्ट सीरीज़ में तो कर ही सकते हो। तो चैप्टर की थीम ये है कि ग्रोथ लीड्स टू डेप्ट सस्टेनेबिलिटी इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। जैसे जैसे ग्रोथ होती है हम अपना कर्जा हमेशा चुकाते आए हैं, ठीक है। इंडिया का कभी डिफ़ॉल्ट देखा नहीं गया। तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में तो ये सीधे सीधे ट्रू है, लेकिन अपोजिट ट्रू नहीं है, राइट। तो ग्रोथ और इसके लिए एक फॉर्मूला दिया है, उसको हम अभी देख लेंगे। सिंपल ये है कि इंटरेस्ट रेट ऑन डेप्ट, जो उधारी पर जो हम ब्याज देते हैं वो कम है ग्रोथ रेट से। अगर ग्रोथ रेट कम हो जाए और आपका इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, आपको ब्याज ज़्यादा देना हो, तो फिर डेप्ट सस्टेनेबल नहीं रहेगा। लेकिन ऐसे रिलेशनशिप एडवांस्ड इकोनॉमीज़ में इस्टेब्लिश करना इतने इजी नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जो ग्रोथ रेट है वो कम होती है, इंडिया में ग्रोथ रेट ज़्यादा है। तो ये पूरी थीम थी। अब चैप्टर स्टार्ट करता है बिजनेस साइकिल से। बिजनेस साइकिल को इकोनॉमिक साइकिल या ट्रेड साइकिल भी कहते हैं। ये फ्लक्चुएशंस दिखाती है लॉन्ग टर्म ग्रोथ ट्रेंड में, राइट। तो पहले हम बिजनेस साइकिल देखते हैं। बिजनेस साइकिल क्या है? सिंपल, ये टाइम है, यहाँ पर जीडीपी है। तो बिजनेस साइकिल में प्लस माइनस आते रहते हैं। पहले पीक, ये नॉर्मल टाइम है, यहाँ सपोज यहाँ पर एक्सपेंशन होगा, ये वाला एक्सपेंशन का फेज़ है, ये एक्सपेंशन हो गया, ठीक है। इसके बाद पीक आई, फिर यहाँ रिसेशन होगा, रिसेशन के बाद यहाँ ये पीक किसे ड्रफ की तरफ जाएगा, ठीक है। ये रिसेशन चल रहा है, रिसेशन चल रहा है, ठीक है। इस जब नेगेटिव जोन में चली जाए इसे हम डिप्रेशन कहते हैं, ठीक। फिर ये रिकवरी फेज़ होगा, 0 तक जाते जाते रिकवरी, देन एक्सपेंशन। तो इसे हम बिजनेस साइकिल कहते हैं। तो अब इस बिजनेस साइकिल को थोड़ा बेटर बनाने के लिए 2 तरह की पॉलिसीज़ होती हैं। एक होती है प्रो साइक्लिकल पॉलिसी, एक होती है काउंटर साइक्लिक पॉलिसी। तो सर्वे ये कहता है कि अगर आपको बिजनेस साइकिल जो ये है
इसको प्रॉपर वे में चलाना है तो इसको हम काउंटर साइक्लिक पॉलिसी से कंट्रोल कर सकते हैं, स्पेशली जब इकोनॉमिक क्राइसिस हो। पहले हम समझ लेते हैं काउंटर साइक्लिक पॉलिसी क्या है। ये हमारी बिजनेस साइकिल है, दिस वन, ठीक है। इस फिगर में अगर आप देखो तो ये वाली है ये बिजनेस साइकिल है, ठीक। ये नॉर्मल चल रही है, दिस वन, ठीक है। अब इसमें आपने चीज़ें बूस्ट कर दी, राइट। कुछ ऐसे मेजर्स ला दिए कि जो नॉर्मल टाइम था उस टाइम पर आपने बिजनेस साइकिल के जो पैरामीटर थे उनको बूस्ट कर दिया, तो आपकी जीडीपी बढ़ेगी। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें प्रो साइक्लिकल पॉलिसी, ठीक, जब एक्सपेंशन हो रहा था तो आपने एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी, मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आराम से करेगी, टैक्सेस कम है, इजी मनी मिल जाएगा, जो इजी मनी पॉलिसी है आप वो ले आए, राइट। उसको हमने कहा एक्सपेंशन हमने करने की कोशिश की, राइट। तो अगर आपकी बिजनेस साइकिल पॉजिटिव जोन में है, एक्सपेंशन फेज में है और आपने प्रो साइक्लिकल पॉलिसी ले आए तो ठीक है, अच्छी बात है। इंक्रीज्ड फ्लक्चुएशंस तो होंगे, ठीक है, लेकिन रिसेशन डीप हो जाएंगे, राइट। यहाँ पर आप देखो अगर आप प्रो साइक्लिक पॉलिसी लेके आओगे इस तरह से तो आप यहाँ भी राइज करोगे और यहाँ भी आप रिसेशन में ज़्यादा जाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है जब भी एक्सपेंशन फेज होगा, और ये माना जाता है कि जब भी बिजनेस होगा तो एक्सपेंशन के बाद रिसेशन ज़रूर आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि आप प्रो साइक्लिकल पॉलिसी यानी कि इजी मनी पॉलिसी आप ले आओ, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर बढ़ा लो, ये सब कुछ कर लो, फ्लक्चुएशंस बढ़ा देगी, रिसेशन आपके ज़्यादा होंगे, भले ही एक्सपेंशन ज़्यादा हो जाए। तो इसको हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। कंट्रोल हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इजी मनी पॉलिसी नहीं लाते हैं, ठीक है। एक्सपेंशन के टाइम पर कॉन्ट्रैक्शनरी फिजिकल पॉलिसी लाते हैं और रिसेशन के टाइम पर एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी अपोजिट कर देते हैं, राइट। तो ये है, ठीक। तो इससे क्या होगा कि जब ये पॉजिटिव जीडीपी जा रही है तो यहाँ आपकी इन्फ्लेशन वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं होगी। ये आपने यहाँ से यहाँ ले आए इसको खींच कर, जो आपका बिजनेस साइकिल यहाँ थी, पीक आपकी यहाँ आ गई घट के, और जो डिप्रेशन था वो यहाँ से यहाँ आ गया। तो ना तो आपकी बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ी और ना ही आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव में गए। तो ये काउंटर साइक्लिक पॉलिसी का फंडा है। इस पूरी चीज़ को समझने के लिए जो मॉनेटरी पॉलिसी के जो फंडे हैं वही आपके काम करेंगे। इजी मनी पॉलिसी एंड जो डियर मनी पॉलिसी, वो दो चीज़ें होती हैं, उनके अकॉर्डिंग आप ये समझ सकते हो, राइट। तो सर्वे यही कहता है कि काउंटर साइक्लिकल फिजिकल पॉलिसी या फिजिकल पॉलिसी लेकर आनी चाहिए। अब एक कीवर्ड यूज़ किया है सर्वे ने, फिजल या फिजिकल मल्टीप्लायर। तो इसकी सर्वे में थोड़ी सी टिपिकल सी डेफिनेशन दी है। तो नॉर्मल जो इसका फॉर्मूला है, चेंज इन आउटपुट अपॉन चेंज इन टोटल रेवेन्यू या फिर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। मतलब कितना ज़्यादा हमें बेनिफिट होगा हर एक रुपया एक्स्ट्रा खर्चा करने पे। दिस इज एग्रीगेट रिटर्न ड्राइव्ड बाय इकोनॉमी फ्रॉम एडिशनल फिजिकल स्पेंडिंग, राइट। तो उसको हम फिजिकल मल्टीप्लायर कहते हैं। मतलब अगर हमने 5 रुपये ज़्यादा खर्च किए और हमारे 6 रुपये ज़्यादा आ गए तो हमारा फिजिकल मल्टीप्लायर 1.2 हो गया। तो ये ज़्यादा होते हैं इकोनॉमिक क्राइसिस के टाइम पर, फिजिकल मल्टीप्लायर। तो ये इसी वजह से हमें काउंटर साइक्लिक पॉलिसी फॉलो करनी भी चाहिए। इकोनॉमिक एक्सपेंशन के टाइम पे तो ये कम हो जाएंगे। तो फिजिकल मल्टीप्लायर का आपको बहुत ज़्यादा नहीं समझना, बस फॉर्मूला याद रखना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा। अब जो ये ग्रोथ चैप्टर की जो थीम है कि ये ग्रोथ और डेब्ट सस्टेनेबिलिटी, इसके लिए सर्वे ने दो पैरामीटर लिए। एक है नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसे आर कहा, और नॉमिनल ग्रोथ रेट, इंटरेस्ट मतलब जो हम डेब्ट पे दे रहे हैं, उसके डिफरेंस को हमने डिफाइन किया आर माइनस जी, उसे हमने कहा IGRD, यानी कि इंटरेस्ट रेट ग्रोथ डिफरेंशियल, राइट। इंटरेस्ट रेट में से ग्रोथ का डिफरेंशियल आप ले आओ तो उसको हम IGRD कहेंगे, ठीक है। तो इस सिंपल सी बात है, अगर IGRD नेगेटिव होगा तो आप डेब्ट अपना आराम से चुका पाओगे, राइट। तो इंडिया में ये कहता है कि एज अ नॉर्म इन इंडिया पिछले लास्ट 25 सालों में लगभग जो ग्रोथ रेट है वो आपके इंटरेस्ट रेट से ज़्यादा है। मतलब जितना हमारी ग्रो है उससे कम ही हमारा जो इंटरेस्ट है वो चुकाना है। इससे एक नेगेटिव IGRD आता है, ये कीवर्ड याद रखना, जिसकी वजह से डेब्ट क्या है, डिक्लाइन हो रहा है। तो IGRD का आपको फॉर्मूला याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रीलिम्स के लिए। डेब्ट के लिए कुछ 2-3 चीज़ें और बताई हैं कि डेब्ट जो है वो पब्लिक डेब्ट ऑफ कंट्री कहलाता है, जिसमें डोमेस्टिक और फॉरेन सोर्सेज दोनों से आता है। और जो डेट टू GDP रेशियो है वो 3 की पैरामीटर पर आता है, ठीक है। एक तो IGRD भी उसमें आता है, दूसरा प्रीवियस पीरियड में ये रेशियो क्या था, वो प्राइमरी डेफिसिट टू GDP,
रेशियो। तो ये चीज़ें आपको प्रीलिम्स के लिए ध्यान रखनी है कि ये किन किन पैरामीटर्स पर डिपेंड करता है। एक ये पैरामीटर आप ध्यान रखोगे, नेगेटिव IGRD होगा तो उसकी वजह से आपका डेप्ट सस्टेनेबल बनेगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और IGRD का फॉर्मूला, तो इस पेज में प्रीलिम्स के लिए 3 फैक्ट हैं जो आपको ध्यान रखना है। अब इंडिया में क्या कहता है कि ग्रोथ लीड्स टू डेप्ट सस्टेनेबिलिटी, बट उल्टा नहीं है, ठीक है। अब कैसे इंडिया में डिफाइन किया गया, इन जनरल जो एडवांस्ड इकोनॉमीज़ हैं वहाँ ग्रोथ होने से डेप्ट सस्टेनेबिलिटी नहीं आती। इंडिया में क्या है, 2 पैरामीटर हैं वो वर्क नहीं करते हैं, एक है क्राउडिंग आउट और दूसरा है REP, रिकार्डियन इक्विवेलेंस प्रोपोजिशन। ग्लोबली जो एडवांस्ड इकोनॉमीज़ हैं, एडवांस्ड इकोनॉमीज़ में ग्रोथ की वजह से डेप्ट सस्टेनेबिलिटी नहीं आती है क्योंकि वहाँ ये 2 फैक्टर बहुत ज़्यादा काम करते हैं। इंडिया में ये फैक्टर इफेक्टिव नहीं है। ये दोनों फैक्टर क्या हैं, क्राउडिंग आउट एंड REP, इनको हम एक बार देख लेते हैं। REP की बात करते हैं। REP मतलब रिकार्डियन इक्विवेलेंस प्रोपोजिशन। इसका मतलब क्या है कि कुछ ऐसे फॉरवर्ड लुकिंग कंज्यूमर्स हैं जो आगे की सोच में भरोसा रखते हैं, जो ये एज्यूम करते हैं, जिनके बारे में हम ये एज्यूम करते हैं कि वो लोग परफेक्टली रैशनल हैं और परफेक्टली कैपेबल हैं, उनके पास सब कुछ है और बिल्कुल लॉजिकल हैं, इलॉजिकल नहीं है, पैसा होगा तभी खर्च करेंगे। ये वाले कंज्यूमर जो कि रैशनल हैं, फॉरवर्ड लुकिंग है और कैपेबल हैं, वो गवर्नमेंट की फिस्कल चॉइस को इंटरनलाइज कर लेते हैं। जब ऐसी कंडीशन होती है उसको हम कहते हैं कि REP की कंडीशन आ गई। लेकिन उसके लिए जो एजम्पशंस हैं वो बहुत ही कुछ ज़्यादा हैं, स्ट्रिक्ट एजम्पशंस हैं। तो ये मानते हैं कि जो सिटीजन्स हैं वो टैक्सेस अपने पे करते हैं, टैक्सेस डिस्टॉर्शनल क्रिएट नहीं करते और लमसम अमाउंट में एक साथ आ जाता है, ठीक है। परफेक्ट कैपिटल मार्केट है, कोई बोरोइंग कंस्ट्रेंट नहीं है, जिसको जितना बोरो करना है उतना कर सकता है, ठीक है। फ्यूचर इनकम फ्लो और फ्यूचर टैक्स लाइबिलिटी वो भी सर्टेन है, और जो सिटीज़न है वो इनफाइनाइट लिविंग है, रैशनल है, फॉरवर्ड लुकिंग है। तो अगर आप देखो ये सारी ही एजम्पशन बहुत ही स्ट्रिक्ट है, तो इस वजह से इंडिया में REP वर्क नहीं करता है। दूसरी चीज़ थी क्राउडिंग आउट। क्राउडिंग आउट इफेक्ट ये कहता है कि अगर सरकार पैसा लगाएगी, पब्लिक सेक्टर स्पेंडिंग बढ़ेगी, तो उसकी वजह से जो प्राइवेट सेक्टर स्पेंडिंग है वो या तो ड्रिवन आउट हो जाएगी या ख़त्म हो जाएगी। जैसे अभी गवर्नमेंट कह दे कि जो टेली कम्युनिकेशन है वहाँ पर हम ही पैसा लगाएंगे, जैसे पहले BSNL और MTNL था, तो प्राइवेट सेक्टर था ही नहीं। लेकिन जैसे ही हमने लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन शुरू किया तो उसके बाद प्राइवेट सेक्टर आया। अब आज के टाइम में जियो है और वोडा और VI पता नहीं क्या क्या हो गया, बहुत सारे, एयरटेल, ये सारे प्राइवेट सेक्टर हैं। तो अब इंडिया में ये चीज़ देखी गई कि BSNL में गवर्नमेंट अब पैसा लगा भी रही है तो भी इन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ग्लोबली क्या होता है कि ग्लोबली ये होता है कि अगर पब्लिक एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ हुआ तो प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट बंद हो जाता है, लेकिन इंडिया में उल्टा है। इमर्जिंग इकोनॉमी सच एज इंडिया, जहाँ पर पब्लिक एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ होता है, वहाँ पर प्राइवेट सेक्टर और ज़्यादा पैसा लेके आता है। BSNL ने थोड़े से रास्ते खोले और फिर सारा प्राइवेट सेक्टर घुस गया। एयर इंडिया ने रास्ते खोले, पूरा प्राइवेट सेक्टर घुस गया, राइट। एयर इंडिया कितना भी पैसा लगा ले उस पर क्राउडिंग आउट नहीं होगी। जो इमर्जिंग इकोनॉमीज़ है वहाँ पर सप्लाई ऑफ सेविंग फिक्स नहीं है। जो क्राउडिंग आउट ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है उसमें ये माना जाता है कि सप्लाई ऑफ सेविंग इन द इकोनॉमी वो फिक्स्ड है, सेविंग उतनी ही है। इंडिया में क्या है कि जो सप्लाई ऑफ सेविंग है वो एक्सपेंड करेंगी इनकम ग्रोथ के साथ, ठीक है। जो एडवांस्ड इकोनॉमीज़ हैं वहाँ ऑलरेडी जितना एक्सपेंशन होना था वो हो चुका है सेविंग्स का, या फिर जितना इन्वेस्टमेंट होना था वो हो चुका है। अब सर्वे ये कहता है कि टोटल इन्वेस्टमेंट तो इतना ही होना है। अब इसमें चाहे प्राइवेट सेक्टर कर ले चाहे पब्लिक सेक्टर कर ले। अब इन्होंने कहा कि अगर पब्लिक सेक्टर इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ले आएगा तो प्राइवेट के लिए तो बस यही वाला जोन बचेगा। लेकिन इंडिया में क्या है, ये वाला बॉक्स फिक्स नहीं है इमर्जिंग इकोनॉमी। ये बॉक्स इतना भी हो सकता है, इतना भी हो सकता है। अभी तो हम इसेंशियल सर्विसेज ही प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो ऑब्वियसली क्राउडिंग आउट तो इंडिया में नहीं हो रहा है। अब ना क्राउडिंग आउट हो रहा है ना रिकार्डियन इक्विवेलेंस प्रोपोजिशन चल रहा है, तो इस वजह से जो इंडिया में ग्रोथ है वो डेप्ट सस्टेनेबिलिटी की तरफ ले जाती है। यही चीज़ें बताएं। इंडिया के जो डेप्ट है उसका स्ट्रक्चर भी डिस्कस किया कि जो पब्लिक D/G रेशियो है वो काफ़ी कम है, सिग्निफिकेंटली लोअर है। पब्लिक डेप्ट एंड ओवरऑल डेप्ट इन इंडिया है वो 2003 से डिक्लाइन हुआ है और 2011 से स्टेबल है। गवर्नमेंट का जो डेट पोर्टफोलियो है
काफ़ी लो फॉरेन एक्सचेंज रिस्क है, क्योंकि ओनली 2.7% ऑफ जीडीपी पर जाता है। तो क्या इंडिया का करंट डेट सस्टेनेबल है? तो सर्वे कहता है कि हाँ, अगर हम एक फॉरवर्ड लुकिंग एनालिसिस करें अगले 10 सालों का, तो ये माने कि इवन इन एक्सट्रीमली वर्स्ट केस सिनेरियो, अगर ये सिनेरियो भी आ जाए कि 4% ही ग्रोथ हो रही है, तब भी आईजीआरडी आपका इंडिया में नेगेटिव रहेगा। मतलब जो ग्रोथ है वो हमेशा ज़्यादा रहेगी इंटरेस्ट से। तो ऑब्वियसली हम डेप्थ सस्टेन कर पाएंगे। तो ये पूरे चैप्टर की थीम थी और यही पूरे चैप्टर में था। चैप्टर 3 बहुत ही छोटा सा है, जिसमें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो कंटेंट है बहुत ही छोटा सा है। सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग के बारे में बात की गई है। क्वेश्चन करता है कि जो इंडिया की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग है वो इसके फंडामेंटल्स को रिफ्लेक्ट करती है क्या? आंसर इज़ नो। तो चैप्टर की जो थीम है वो ये कहता है कि एक सिस्टमेटिक बायस है अगेंस्ट इमर्जिंग इकोनॉमीज इन सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग। अगर इनकी पूरी हिस्ट्री उठा के देखी जाए तो बहुत ज़्यादा बायस्ड है ये। जिन कंट्रीज़ में ये पब्लिश होती हैं उन्हीं की तरफ ये नेटिव बायस है इनमें बहुत ज़्यादा। जो इंडिया की ये क्रेडिट रेटिंग है इसके फंडामेंटल्स को रिफ्लेक्ट नहीं करती है। अगर हम इंडिया के जो पैरामीटर्स हैं उनको देखें, चाहे वो जीडीपी ग्रोथ हो या इन्फ्लेशन हो, तो इंडिया क्लियरली एक नेगेटिव आउटलायर है। मतलब जो उसकी होनी चाहिए थी सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग, उससे कहीं ना कहीं नीचे रह जाता है। सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग सपोज ये होनी थी तो इंडिया यहाँ कहीं लाई करता है। इस चीज़ को इन्होंने कहा कि नेगेटिव आउटलायर है। ठीक है, तो दिस इज़ करेंटली रेटेड मच बिलो एक्सपेक्टेशन फॉर इट्स लेवल ऑफ इंडिकेटर। जो इंडिया की जो ये रेटिंग है ये इसकी उधार को पे करने की जो कैपेसिटी है एंड विलिंगनेस है उसको नहीं दिखाता है। इंडिया का ज़ीरो सॉवरेन डिफ़ॉल्ट हिस्ट्री, आज तक हमने कभी भी लोन लेके डिफ़ॉल्ट नहीं किया। और इंडिया के जो फॉरेक्स रिसोर्सेज हैं वो काफ़ी ज़्यादा, इतने ज़्यादा है कि जो इंडिया का टोटल एक्सटर्नल डेट है उससे भी ज़्यादा है। तो इस बारे में तब भी हमारे यहाँ ये बायसनेस है। तो सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग होती क्या है? ये रेटिंग बेसिकली सर्वे ये कहता है कि दे सीक टू क्वांटिफाई इशूअर्स एबिलिटी टू मीट डेप्ट ऑब्लिगेशन। क्या आप अपना उधारी चुका पाओगे कि नहीं? अगर फेवरेबल हैं तो मतलब आपके फेवर में है ये सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग, तो जो ग्लोबल कैपिटल मार्केट और फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसका आपको एक्सेस मिल जाता है। जो मेनली 3 एजेंसीज़ हैं, S&P है, मूडी है एंड फिच है, 3, राइट। तो जो ये रेटिंग एजेंसीज़ हैं ये कंट्रीज़ को रेट करती हैं या तो इन्वेस्टमेंट ग्रेड में या फिर स्पेकुलेटिव ग्रेड में। अगर स्पेकुलेटिव ग्रेड में आता है तो उसका मतलब है कि वो अपने डिफ़ॉल्ट कर जाएगी बोरोइंग में, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। तो जो ये सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ हैं इनमें होम बायस है, जिस कंट्री की एजेंसी है वहाँ पर दिखता है। इंडिया की जो करंट रेटिंग है वो BBB- या Baa3, S&P इस तरह से देता है रेटिंग, एंड ये मूडीज़ इस तरह से देता है, काफ़ी कम है, राइट। तो क्वेश्चन यही है कि क्या इंडिया की जो ये सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग है विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू पे दिखाती है? ठीक है, क्रेडिट रेटिंग जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफ़ॉल्ट बताती है, विलिंगनेस और एबिलिटी की बात करती हैं। इंडिया की अगर हम विलिंगनेस की बात करें तो अनक्वेश्चनेबल है, ज़ीरो सॉवरेन डिफ़ॉल्ट हिस्ट्री। अगेन वही पहले हमने चैप्टर की थीम में डिस्कस कर लिया। फॉरेक्स रिजर्व इंडिया का आपको एक आइडिया होना चाहिए कि $600 बिलियन के आसपास होने वाला है इंडिया का, लेकिन जो टोटल एक्सटर्नल डेप्ट है वो भी 550 है। ठीक है, लेकिन ये कहता है कि हमारा जो डेप्ट है वो कम है, तो इस वजह से हम लोन तो पे कर ही सकते थे, इस वजह से हम काफ़ी एक्सपेक्टेशन से नीचे हैं, तो एक नेगेटिव आउटलायर है। इन रेटिंग के डाउनग्रेड होने से फ़र्क क्या पड़ता है? सबसे बड़ा जो फ़र्क पड़ता है वो पड़ता है FPI, जो इक्विटी और डेप्ट है, फॉरेन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, FDI, FPI, ये सब थोड़े से चले जाते हैं, नहीं आते हैं, कम हो जाते हैं। लेकिन जो GSEC यील्ड और स्प्रेड है, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता, उनमें कोई नेगेटिव कोरिलेशन नहीं है, और साथ में सेंसेक्स रिटर्न पे भी कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। तो ठीक है, एक फ़र्क पड़ता है कि बाहर का पैसा नहीं आता, इससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये चैप्टर 3 बस इतना ही था, और तो ज़्यादा इसमें कुछ था नहीं। चैप्टर 4 देखते हैं। चैप्टर 4 भी छोटा सा है, कैपिटलिज्म की बात करता है। चैप्टर 4 इनइक्वालिटी और ग्रोथ की बात करता है। ठीक है, कि कॉन्फ्लिक्ट है या कन्वर्जेंस है। इन जनरल ये माना जाता है जहाँ कैपिटलिज्म होगा वहाँ अगर ग्रोथ होगी तो इनइक्वालिटी होगी, मतलब इक्वालिटी घटेगी, राइट। अगर ग्रोथ होगी तो इक्वालिटी घटेगी, सोसाइटी ज़्यादा अनइक्वल होगी, राइट। ये कैपिटलिज्म का जो थीम है वो यही कहती है कि एक लेबर क्लास होगी,
ठीक है, और दूसरा आपका होगा फैक्ट्री या फिर जो कैपिटलिस्ट होंगे, पूंजीवाद होंगे, जिनके पास पैसा होगा। तो दोनों में हमेशा डिफरेंस बचेगा, जो रिच होंगे वो रिच हो जाएंगे, जो पुअर होंगे वो पुअर होते जाएंगे, कैपिटलिज्म ये कहता है। तो इनइक्वालिटी और ग्रोथ, सर्वे ये कहता है कि अनलाइक इन एडवांस्ड इकोनॉमीज़, मतलब जैसे यूएसए हो गया, ब्रिटेन हो गया, उनकी तरह नहीं, ठीक है, लेकिन इंडिया का जो एक सिनेरियो है ग्रोथ और इक्वालिटी का, वो एक यूनिक सिनेरियो है। इंडिया का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, इनइक्वालिटी है, वो कन्वर्ज करती है। कब? सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की अगर हम इफेक्ट की बात करें, इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इक्वालिटी कन्वर्जेस इन टर्म्स ऑफ देयर इफेक्ट ऑन सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर। सर्वे एक चीज़ की बात ज़रूर करता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ज़रूरी है। कैपिटलिज्म रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात नहीं करता। रीडिस्ट्रीब्यूशन क्या कहता है कि अमीर से लेके गरीब में दे दो। जैसे इंडिया में होता है ना, टैक्स लेके हमने कुछ लोगों की बिजली माफ़ कर दी, तो वो रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ बेसिकली, ठीक है। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ज़रूरी है, ये कहता है सर्वे, लेकिन तभी तो करोगे जब आपकी इकोनॉमी की कुछ वैल्यू बढ़े। इकोनॉमिक पाई मतलब जो पाई जोड़ के आप ज़्यादा बनाओगे, तभी तो रीडिस्ट्रीब्यूट कर पाओगे। तो सोशियो इकोनॉमिक आउटकम की बात करते हैं, ग्रोथ की बात करते हैं, इनइक्वालिटी की बात करते हैं। दो चीज़ें हैं, एक है इनइक्वालिटी, दूसरी है पर कैपिटा इनकम या ग्रोथ। तो इनका सोशियो इकोनॉमिक आउटकम से हम कंपैरिजन देखेंगे। इंडिया में क्या है कि अगर हेल्थ आउटकम यानी कि सोशियो इकोनॉमिक आउटकम बढ़ रहे हैं, तो ये दोनों ही पैरामीटर इंडिया में सुधर रहे हैं, इनइक्वालिटी घट रही है और ग्रोथ बढ़ रही है। लेकिन अगर हम एडवांस्ड इकोनॉमीज़ की बात करें, ठीक है, तो इनइक्वालिटी नेगेटिवली कोरिलेट करती है सोशल आउटकम से। मतलब अगर हेल्थ वेल्थ अच्छी हो रही है तो वहाँ इनइक्वालिटी ज़्यादा आएगी। ऑब्वियस सी बात है, वहाँ हेल्थ बहुत महंगी है, जो अमीर लोग हैं वो हेल्थ ज़्यादा अच्छे से अफोर्ड कर पाएंगे, तो इनइक्वालिटी बढ़ेगी। लेकिन इनकम पर कैपिटा या ग्रोथ अगर बढ़ती है तो इनइक्वालिटी फिर घट जाती है। तो सर्वे एक क्वेश्चन करता है, क्या परफेक्ट इक्वालिटी ऑप्टिमल है? परफेक्ट इक्वालिटी चाहिए? तो आंसर है नो, साइकोलॉजिकली डिजास्टर्स हो जाएगी। क्योंकि इसकी वजह से क्या होगा, जो हमारे इंसेंटिव हैं, इंसेंटिव्स टू वर्क हैं, वो कम हो जाएंगे। अगर सब इक्वली अमीर हो जाएं तो फिर कोई बंदा काम क्यों करेगा? सपोज़ मैंने कुछ काम किया और सामने वाले बंदे को उसका पैसा मिल गया, उसने कुछ काम नहीं किया और मेरी इनकम भी उतनी है, उसकी इनकम भी उतनी है, तो मेरे पे इंसेंटिव क्या बचेगा? साइकोलॉजिकल डिजास्टर्स हो जाएंगे। तो सर्वे एक क्वेश्चन करता है कि हमें ध्यान किस चीज़ पर देना चाहिए, इनइक्वालिटी या पॉवर्टी पे? तो दो चीज़ें हैं। इनइक्वालिटी का मतलब है डिग्री ऑफ डिस्पर्जन, ठीक है, इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट, इनकम, कंजम्पशन, ठीक। मतलब सपोज ये 0 to 100 है, ये पैसे का स्केल है। कुछ लोगों के पास यहाँ पैसा होगा, कुछ के पास यहाँ पैसा होगा, ठीक है। लेकिन जो पॉवर्टी है वो ये कहता है जो बॉटम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पर है, जो इस वाले एरिया में है, उन्हें हम गरीब कहेंगे। तो इनइक्वालिटी तो रहेगी, ऑब्वियसली आप कभी अंबानी के बराबर होने की कोशिश नहीं कर सकते, तो इनइक्वालिटी तो रहेगी, लेकिन पॉवर्टी ज़्यादा बड़ा चैलेंज है, पॉवर्टी आपको हटानी चाहिए। गिनी कोफिशिएंट क्या कहता है? ये मेजरमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम की बात करता है एक पॉपुलेशन में, राइट। तो इसको हम इस फिगर से समझ सकते हैं, लाइन ऑफ इक्वालिटी है, ठीक है। ये कर्व लॉरेंस कर्व कहलाता है, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन है, एंड ये प्रोपोर्शन ऑफ इनकम है, ठीक है। तो ये इस एरिया में ए पॉपुलेशन है और इस एरिया में बी है। जैसे ऐसे यहाँ पर एक चीज़ कही है, कोफिशिएंट है, ये कोफिशिएंट है 0 से 1 की तरफ जाता है। 0 मतलब परफेक्ट इक्वालिटी, 1 मतलब परफेक्ट इनइक्वालिटी। मतलब अगर ये वैल्यू यहाँ है, परफेक्टली इनइक्वालिटी है, परफेक्ट इक्वालिटी, सब बराबर है। बट जैसे ये यहाँ पहुँच गया तो फिर आपका परफेक्ट इनइक्वालिटी आती है। तो गिनी कोफिशिएंट आपको पता होनी चाहिए, हर साल हम पढ़ते ही हैं अपने स्टैटिक में। तो चैप्टर 4 बस इतना ही कहता है। चैप्टर 5 ये कहता है कि हेल्थ केयर है फाइनली अब सेंट्रल स्टेज पर आ गया, आया ऊँट पहाड़ के नीचे। अगेन बात वही है कि जो कोविड-19 आया उसकी वजह से इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ केयर आई, उसकी वजह से जो की सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी है उनमें इंटरलिंकेजेस हेल्थ से बढ़ा। गवर्नमेंट ने जो की रोल प्ले किया स्ट्रक्चर ऑफ हेल्थ केयर मार्केट को इम्प्रूव करने में, शेप करने में अपना एफर्ट डाले। और जो सेक्टरल रेगुलेटर्स हैं, ठीक है, जो कि रेगुलेशन और सुपरविज़न करते हैं, उनके बारे में इस पूरे चैप्टर में बात की गई है कि वो इंडिया में इम्प्रूव करनी चाहिए। तो 5 की एस्पेक्ट के बारे में सर्वे कहता है। एक ये कहता है कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे एजाइल होना चाहिए, टेलीमेडिसिन
ज़्यादा होनी चाहिए। एजाइल मतलब क्या है कि आज आपके पास पेंडेमिक आ गया तो उसको आप रिस्पॉन्ड तो कर पाओ, ठीक है। तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एजाइल होना चाहिए, टेलीमेडिसिन को हार्नेस करना चाहिए, नेशनल हेल्थ मिशन पर जो एम्फेसिस है वो कंटिन्यू होना चाहिए आयुष्मान भारत के साथ में। पब्लिक स्पेंडिंग अगर आप बढ़ाओगे तो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर आपका घटेगा, और पॉलिसी मेकर्स को ऐसी पॉलिसी बनानी है जिससे इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री घटे। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर का मतलब ये है कि हेल्थ के लिए अगर हम प्री पेमेंट कुछ करते हैं, जैसे हमने हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ है, तो वो हमारा आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर नहीं है। आज मैं बीमार पड़ा, आज ही पैरासीटामोल लेने चला गया, तो मेरी पॉकेट में जो पैसे होने थे वो पॉकेट से बाहर चले गए, तो दिस इज़ नोन एज आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। ये आगे यहाँ लिखा हुआ है, पढ़ लेना। अब ये सर्वे कहता है कि गिवन सिग्निफिकेंट मार्केट फेलियर्स, बहुत ज़्यादा मार्केट फेलियर्स हैं, हेल्थ केयर सिस्टम को सिस्टमेटिकली डिज़ाइन करने की नीड है। क्योंकि जो हेल्थ केयर सिस्टम है ये एक ऐसा अनोखा सिस्टम है जो फ्री मार्केट की फोर्सेस को यूज़ करके सेल्फ ऑर्गेनाइज नहीं होता है, ठीक है। फ्री मार्केट की अगर आपको डेफिनेशन देखनी है तो वो भी यहीं दी गई है। फ्री मार्केट ऐसा मार्केट है जो कि प्योरली सप्लाई और डिमांड से कंट्रोल होता है, यहाँ कोई भी गवर्नमेंट रेगुलेशंस नहीं है। तो हेल्थ केयर एक ऐसा मार्केट है कि सप्लाई डिमांड का जो प्रिंसिपल है वो यहाँ चलता ही नहीं है। उसके रीज़न है, 3 की फैक्टर्स हैं। पहली चीज़, हमें पता ही नहीं डिमांड कितनी है। अब हमें थोड़ी पता है कि हम कल बीमार पड़ेंगे नहीं पड़ेंगे, हो सकता है अभी कोविड-19 के टाइम पे थोड़ी पता था कि बीमार पड़ेंगे नहीं पड़ेंगे। सैनिटाइज़र कोई जानता भी नहीं था, सैनिटाइज़र बेचारा सब यूज़ करने लगे हैं, इससे पहले कोई नहीं जानता था। तो पहली चीज़ है अनसर्टेनिटी, वेरिएबिलिटी इन डिमांड एंड इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री, हमें पता ही नहीं होता है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री में इशू क्या है कि हम तब तक किसी इन्फॉर्मेशन को रिकॉग्नाइज नहीं करते जब तक कि हमें उसे नीड नहीं पड़ती। और हेल्थ एक ऐसा सेक्टर है, जब तक हम बीमार नहीं होंगे तब तक हमें पैरासीटामोल की वैल्यू नहीं पता चलेगी। तो इसमें ये चीज़ें हैं, इन्फॉर्मेशन नहीं आती है। देन हाइपरबोलिक टेंडेंसी, जैसे रिस्क टेकिंग बिहेवियर है लोगों का, अनहेल्दी फूड खाते रहते हैं, ठीक है, और स्मोकिंग करते रहते हैं कि ठीक है जब आएगा तब देखा जाएगा, तो हमें नहीं पता कि क्या होने वाला है। प्योरली स्पेकुलेशन पे चलता है मार्केट, और इस वजह से ये जो है ये फोर्सेस ऑफ फ्री मार्केट यहाँ पर नहीं उतनी इफेक्टिवली काम करते हैं। जो इंडिया का हेल्थ केयर सिनेरियो है वहाँ अगर आप देखो तो जो हेल्थ आउटकम है वो बहुत पुअर है, लो एक्सेस एंड यूटिलाइजेशन है, हाई आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है, बजट एलोकेशन काफ़ी कम है, देन ह्यूमन रिसोर्सेज भी कम है। WHO क्या कहता है कि 44.5 वर्कर होने चाहिए, हेल्थ वर्कर 10,000 पे। इंडिया में क्या लोअर थ्रेशोल्ड जो 23 है वो है, और साथ में डिस्ट्रीब्यूशन भी इक्वल नहीं है। मतलब दिल्ली ऐसे सिटीज़ में हो सकता है ये 40 हो, लेकिन जो पिछड़े हुए राज्य हैं वहाँ पर 10 और 15 भी है, ये सर्वे कहता है। तो ये चीज़ें हो गई। देन अनरेगुलेटेड प्राइवेट इंडस्ट्री है, यहाँ हाई लेवल ऑफ मार्केट फेलियर है। क्यों है? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर डोमिनेट करता है। लोगों का ये परसेप्शन है कि प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा अच्छी हेल्थ केयर होती है। अराउंड 75% जो पेशेंट हैं वो इन जनरल 70 to 75% वो प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं। क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट सिग्निफिकेंटली बेटर लेकिन नहीं है, ठीक है। तो जो मार्केट फेलियर हैं वो इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री से आते हैं। तो अनरेगुलेटेड प्राइवेट सेक्टर के ऊपर इन्होंने दावा बोला इस बार सर्वे ने कि सिग्निफिकेंट नेगेटिव इफेक्ट्स है। तो यही था इस चैप्टर में। और बाकी एक कीवर्ड और है, ई संजीवनी, OPD है ये, मतलब डॉक्टर से आप कंसल्ट कर सकते हो, ब्राउज़र बेस्ड एप्लीकेशन है। डॉक्टर टू डॉक्टर या पेशेंट टू डॉक्टर टेली कंसल्टेशन आप कर सकते हो। चैप्टर 5 में इतना ही था। अब आते हैं चैप्टर 6 की तरफ, प्रोसेस रिफॉर्म्स की तरफ। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस आपने सुना होगा, राइट। तो डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी थी इस साल। पूरा सर्वे आप देखो अनसर्टेनिटी से भरा हुआ है कोविड-19 की वजह से। प्रोसेस रिफॉर्म्स, ठीक। तो चैप्टर की थीम क्या है कि इंडिया का जो रेगुलेटरी सिस्टम है उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई। इंडिया एक ओवर रेगुलेटेड इकोनॉमी है, ठीक है। इशू ये नहीं है कि रेगुलेटरी स्टैंडर्ड हमारे ख़राब थे, लेकिन उनका जो कंप्लाइंस था वो पुअर था, ठीक है। उनका जो इन्फोर्समेंट था वो पुअर था। रूट कॉज ऑफ ओवर रेगुलेशन इस वजह से आया कि हम एवरी पॉसिबल एक आउटकम को अकाउंट करने की कोशिश करते हैं। वो तो पॉसिबल नहीं है। अब कोई ऑफिस में दिन में 10 बार क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, आप उसको रेगुलेट नहीं कर सकते हो, ठीक है। आप एट द एंड ऑफ द डे देखोगे कि उनका आउटपुट क्या है। तो जो ओवर रेगुलेशन है
जब रेगुलेशन से नहीं काम चला, रेगुलेशन से आपका आउटकम देखे नहीं गया, तो आप ओवर रेगुलेशन करते हो, और ज़्यादा ओवर रेगुलेशन करोगे, कॉम्प्लेक्स रूल्स आएंगे, एक्सेसिव और ओपेक डिस्क्रिप्शन आएगा, तो एक साइकिल चलने लगती है। रेगुलेशन पहले ही ज़्यादा था, आपने देखा काम नहीं मिल रहा है, और ज़्यादा रेगुलेशन लगाओगे, उसकी वजह से ओपेक रूल, कॉम्प्लेक्स रूल्स ये सब आएंगे। तो गवर्नमेंट ने ये कहा कि ओवर रेगुलेशन हटा दो, ठीक है, सिंपल रेगुलेशन रखो, सिंपल डिस्क्रिप्शन रखो, क्योंकि रेगुलेशन जितना ज़्यादा होगा कहीं ना कहीं डिस्क्रिप्शन बढ़ेगा। तो रेगुलेशन कम करो और डिस्क्रिप्शन हटाओ। करना क्या है आपको, एक्स एंटे अकाउंटेबिलिटी, यानी कि बैंक बोर्ड, बाहर से लोगों को बिठा के पूछ लो कि इन्होंने काम सही से किया है कि नहीं किया, उसको इन्होंने टर्म दिया एक्स एंटे अकाउंटेबिलिटी। एक्स पोस्ट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म, जैसे इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड, IBC, DRT, ये सब बनाए, ट्रांसपेरेंसी रूल्स, इस तरह की चीज़ें बना लो। ये चैप्टर की थीम थी। तो चैप्टर यही है कि ओवर रेगुलेशन इन इंडिया, इसको एनालाइज करता है और इसके जो इम्पैक्ट हैं पॉलिसी लेवल डिसीजन मेकिंग में, उनको देखता है। तो प्रॉब्लम ऑफ रेगुलेटरी इफेक्टिवनेस, कुछ रिपोर्ट्स की बात की है जो रेगुलेशंस हैं वो इनफेक्टिव है, वो कैसे हैं। एक वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट है, उसका रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, इनफैक्ट 2 साल पहले भी ये सर्वे में था और उन्होंने एग्ज़ाम में पूछा भी था। तो जो ये रूल ऑफ लॉ इंडेक्स है वो ये बताता है कि इंडिया की जो रैंकिंग है वो इम्प्रूव हुई है सिग्निफिकेंटली इन फॉलोइंग ड्यू प्रोसेस इन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग। लेकिन जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट है वर्ल्ड बैंक की, उसमें 2 सब कैटेगरी हैं, स्टार्टिंग अ बिजनेस एंड रजिस्टरिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अभी भी लो रैंकिंग है क्योंकि वहाँ प्रोसीजर बहुत ज़्यादा है। इंडिया ओवर रेगुलेट करता है इकोनॉमी, जिसकी वजह से अनड्यू डिले होते हैं क्रिटिकल डिसीजन मेकिंग में। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ये कहती है कि अगर कोई कंपनी वॉलंटरीली लिक्विडेशन करना चाहती है, उस कंपनी में कोई लिटिगेशन भी नहीं है, कोई डिस्प्यूट भी नहीं है, तब भी इंडिया में लगभग 4.5 साल लग जाते हैं। सिंगापुर में 1 साल और USA UK में 1-1.5 साल ऐसे टाइम लगता है। तो ये प्रॉब्लम बताई गई है। तो इनिशिएटिव्स कुछ गवर्नमेंट ने लिए हैं, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव नहीं लिए। पहली चीज़ है कि वो ट्रांसपेरेंसी लेके आ रही है डिसीजन मेकिंग में। गवर्नमेंट मार्केट प्लेस, पब्लिक प्रोक्योरमेंट, बहुत ज़्यादा इश्यूज होते थे पब्लिक प्रोक्योरमेंट में, तो गवर्नमेंट ने कहा मार्केट प्लेस, ऑनलाइन आके बेचो, हम खरीद लेंगे। देन एक्स पोस्ट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म की बात की, जैसे IBC एंड DRT। देन कोडिफिकेशन ऑफ लेबर लॉज, 4 कोड में उनको डाल दिया। अब यहाँ पर 2-3 चीज़ें थी जो आई थी सर्वे में। एक है वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट, एक अमेरिकन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड बैंक इसका डेटा यूज़ करता है वर्ल्ड गवर्नेंस इंडिकेटर में। देन एक रेगुलेटरी क्वालिटी इंडेक्स होता है, ये वर्ल्ड बैंक का एक वर्ल्ड वाइड गवर्नेंस इंडिकेटर आता है, उसका पार्ट है। तो ये जो RQI है ये कैप्चर करता है गवर्नमेंट की एबिलिटी कि वो फॉर्मुलेट और इम्प्लीमेंट कर पाएंगे साउंड पॉलिसी और रेगुलेट कर पाएंगे प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट को कि नहीं। तो बस यही है। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया आप बार बार पढ़ चुके होंगे, गवर्नमेंट और इंडस्ट्री ने ज्वाइंटली सेटअप किया था, एसोचैम, CII, FICCI, ठीक है। नेशनल एक्रेडिटेशन स्ट्रक्चर और क्वालिटी इनको इस्टेब्लिश करता है, ऑपरेट करता है। नेशनल क्वालिटी कैंपेन NQCA चलाते हैं। इसका जो चेयरमैन है वो प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करता है, इंडस्ट्री से रिकमेंड करती है PM को। और जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है उसमें जो डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी प्रमोशन है वो इसके लिए नोडल एजेंसी है। तो ये था चैप्टर 6। देन चैप्टर 7 पर आते हैं। चैप्टर 7 समझने से पहले आपको ये एक टर्म समझनी पड़ेगी, तब हम चैप्टर की थीम पर आएंगे, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा। चैप्टर की थीम में ये आता है रेगुलेटरी फॉरबियरेंस। तो ये कहता है जो भी दवा है एक इमरजेंसी दवा है बट स्टेपल डाइट नहीं है। तो रेगुलेटरी फॉरबियरेंस हम पहले देखते हैं, फिर चैप्टर की थीम पर आएंगे। तो रेगुलेटरी फॉरबियरेंस क्या होता है? इसका मतलब होता है कि बैंक जो है, सपोज लोग पैसा नहीं पे कर पा रहे हैं तो बैंक उसको क्या NPA में डाल देगा। तो रेगुलेटरी फॉरबियरेंस क्या कहती है, बैंक को अलाउ करती है कि आप जो नॉर्म्स हैं उनको थोड़ा सा रिलैक्स कर दो, रीस्ट्रक्चर कर दो एसेट्स का। जो हमने एसेट रीस्ट्रक्चरिंग की बात की वो बेसिकली इसका पार्ट है रेगुलेटरी फॉरबियरेंस का। तो जब आप रीस्ट्रक्चरिंग करते हो तो ऐसे रीस्ट्रक्चर्ड एसेट्स NPA में क्लासीफाई नहीं होंगे, और जब NPA में क्लासीफाई नहीं होंगे तो NPA की वजह से जो भी पेनल्टी या प्रोविजंस हैं वो अट्रैक्ट भी नहीं करेंगे। और ये जो फॉरबियरेंस है ये स्पिल ओवर ऑफ फेलियर ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर उसको रियल सेक्टर में आने से रोकती है। इस वजह से जो क्राइसिस है वो डीप नहीं होती। जो फाइनेंशियल सेक्टर में क्राइसिस है वो वहीं तक रह जाती है, बैंक तक ही रह जाती है। NPA, अब सपोज बैंक कह दे हमारे यहाँ NPA ज़्यादा हो गया, बढ़ गया,
तो लोन नहीं मिलेंगे, रियल सेक्टर सफ़र करेगा। तो उन्होंने कहा एनपीए को आप रिलैक्स कर दो, ठीक है, रीस्ट्रक्चरिंग कर दो। तो चैप्टर की जो थीम है वो शुरू होती है ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस से, जब लोग पैसे नहीं पे कर पाए थे, बोरोवर्स के लिए सुनामी आ गई थी, इसे उन्होंने कीवर्ड कहा इकोनॉमिक सर्वे ने, बोरोवर्स टाइड, ठीक है। तो जब बोरोवर्स टाइड आया, भूचाल आया, सुनामी आई, तो फोरबेरेंस ने हेल्प की टेम्परेरी हार्डशिप कम करने के लिए। लेकिन इशू क्या हुआ, ये 3 साल चलनी थी, ये 7 साल चल गई, जो कि 2011 में डिसकंटिन्यू हो जानी थी, जबकि जीडीपी, आईआईपी और जो सारी चीज़ें पैरामीटर थे वो रिकवर हो जाने थे। इस पूरे 7 साल के डिले की वजह से बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज आए बैंक, फर्म, इकोनॉमी। जब एनपीए आना ही नहीं है तो भैया कितना भी लोन दिए जाओ, कितना भी रिस्ट्रक्चर किए जाओ। तो जो इंडिया का एनपीए बढ़ा उसका एक मेन रीज़न ये था, आरबीआई ने 2015 में AQR एसेट क्वालिटी रिव्यू डिटेल में कराने की कोशिश की कि बैंक का एनपीए का स्टेटस क्या है। लेकिन जो AQR था, ठीक है, उसने इस प्रॉब्लम को ज़्यादा बढ़ा दिया, क्योंकि इन्होंने ना तो कैपिटल रेजिंग की बात की, ना ही कैपिटल बैकस्टॉप की कोई बात की। अगर आपको कैपिटल बैकस्टॉप की डेफिनेशन चाहिए तो हम ये बहुत बार पढ़ते रहते हैं अपने करंट अफेयर्स में, स्टैटिक में। इसकी डेफिनेशन यही है, बैकस्टॉप इज़ एन एक्ट ऑफ प्रोवाइडिंग लास्ट रिसोर्ट सपोर्ट और सिक्योरिटी, ठीक है। जब कंपनी ट्राई करती है कैपिटल इशुएंस के थ्रू, तो इसको एक बैकस्टॉप मिलता है अंडर राइटर या मेजर शेयर होल्डर से, कि जैसे फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट बैंक हो गया कि आप अपने कोई भी अनसब्सक्राइब्ड शेयर्स खरीद लो। तो ये बेसिकली आपको इंश्योरेंस की तरह काम करता है। तो वापस अब इस लेक्चर का पर्पज़, ये सब टर्म्स जो आप लगातार पढ़ते रहते हो, बैकस्टॉप क्या है, ये सब चीज़ें बार बार एक्सप्लेन करना नहीं है, ये हम ऑलरेडी जानते हैं। सर्वे में जो दिया हम वो पढ़ रहे हैं। रेगुलेटरी फॉरबेरेंस कंटिन्यू नहीं होना चाहिए, डिसकंटिन्यू हो जाना चाहिए इमीडिएटली एट द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी व्हेन इकोनॉमी आपकी रिकवर हो जाए। तो कहानी शुरू हुई थी 2008 की GFC से, जो कि आपकी 2015 तक चली। ओरिजिनल जो पाप हुआ था, ओरिजिनल सिन, 7 ईयर्स फॉरबेरेंस चला। 2008 में स्टार्ट हुआ था, इसके शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक इफेक्ट थे, ठीक है, या उसके ऑब्जेक्टिव थे। जीडीपी आपकी 3.1 से 8.5% आ गई थी फाइनेंशियल ईयर 2011 में, और बाकी जो इकोनॉमिक इंडिकेटर थे उनमें भी मार्क्ड इंप्रूवमेंट हो गया था, जैसे एक्सपोर्ट है, आईआईपी है, लिस्टेड फर्म का टोटल रेवेन्यू है, बैंक क्रेडिट है, ये सारी चीज़ें आ गई थी। तो ये रिकमेंड किया गया था कि इसको आप विड्रॉ कर लो 2011 में, लेकिन आरबीआई ने इसको और चलाया 5 साल तक, 2015 तक। उसके बाद एसेट क्वालिटी रिव्यू लेके आए। तो इसकी वजह से क्या हुआ, एनपीए ऐड होता गया, एनपीए बहुत बढ़ गया। तो उसके बाद AQR ने क्या किया कि ऑब्वियसली जो हमने बात की कि ना तो कैपिटल रेजिंग को, ना ही कैपिटल बैकस्टॉप, इन चीज़ों को बात ही नहीं कर पाए इन चीज़ों की, राइट। तो AQR ने क्या किया, इनएडिक्वेट क्लीनअप ऑफ बैंक बैलेंस शीट किया, मतलब क्लीनअप कर ही नहीं पाया, दैट वाज इनएडिक्वेट। क्यों? क्योंकि जो एवरग्रीनिंग ऑफ लोन्स थी उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए, अंडर एस्टिमेट किया रिक्वायर्ड बैंक कैपिटल को, कितना पैसा चाहिए वो हमें नहीं पता। जब हमें लोन नहीं पता, हम एवरग्रीनिंग करते जा रहे हैं, तो बैंक को कितनी कैपिटल चाहिए वो भी आपकी प्रॉपरली एस्टिमेट नहीं हो पाएगी, ठीक है। और जो अच्छे बोरोवर्स थे उनको लैंडिंग कम हो गई, लेकिन जो ज़ॉम्बी बोरोवर्स थे उनके लिए लैंडिंग बढ़ी। ज़ॉम्बी बोरोवर्स क्या है, एंड जो ये एवरग्रीनिंग है, इसको हम अभी इसी लेक्चर में देख लेंगे। ज़ॉम्बी बेसिकली जो अपना इंटरेस्ट पे नहीं कर पाते, इनके लिए इंटरेस्ट कैपिटल रेशियो ICR इज़ लेस देन 1, तो हम इसको इसी लेक्चर में आगे समझ लेंगे। देन फर्म के कैपिटल इन्वेस्टमेंट में भी डिक्लाइन हुआ, राइट। तो जो रेगुलेटरी फॉरबेरेंस था, इसकी वजह से रिस्की लैंडिंग बढ़ी, उसकी वजह से अनप्रोडक्टिव जो या फिर लो सॉल्वेंसी थी या लो लिक्विडिटी फर्म्स थी, जिनको हमने ज़ॉम्बी कहा, वो बढ़ी। ज़ॉम्बी हैं जिनका ICR इज़ लेस देन 1। इसकी वजह से जो आया फॉरबेरेंस इंड्यूस्ड रिस्क शिफ्टिंग। तो ज़ॉम्बी क्या होते हैं ये आप ध्यान रखोगे, इनको अनप्रोडक्टिव, लो सॉल्वेंसी एंड लो लिक्विडिटी फर्म आपसे पूछ लिया जाए तो ये ज़ॉम्बी ही है, ठीक है। ज़ॉम्बी को अगर आप डिफाइन करना चाहो तो ये है, ज़ॉम्बी फर्म्स या ग्रुप्स ये हैं जिनका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है, उसके बेस पे हम डिफाइन करते हैं। फर्म्स जिनका ICR लोअर देन 1 है, ठीक है। वो ICR क्या होता है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, यानी कि फर्म का प्रॉफिट और आफ्टर पेइंग टैक्स टू टोटल इंटरेस्ट एक्सपेंस, ठीक है, उसको हम ICR कहते हैं। प्रॉफिट जब आपने टैक्स वैक्स भर दिया अपॉन टोटल इंटरेस्ट खर्चा, आपको जो इंटरेस्ट देना है। तो अगर ये लेस देन 1 हो गया तो ऑब्वियसली प्रॉफिट आपका कम हो गया, इंटरेस्ट इज़ ग्रेटर देन प्रॉफिट, तो आप अपने इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन नहीं भर पाओगे। ऐसी जो फर्म्स हैं या ऐसे ग्रुप्स हैं उनको ज़ॉम्बी कहते हैं। एवरग्रीनिंग ऑफ लोन क्या कहते हैं,
आप बोरोवर को तब नया लोन देते हो जब वो डिफ़ॉल्ट करने वाला है, ऑन द वर्ज ऑफ डिफ़ॉल्ट, नियर द रिपेमेंट डेट ऑफ एग्जिस्टिंग लोन, ताकि वो वापस से पैसा पे कर पाए। यानी कि आप एक लोन चुकाने के लिए दूसरा लोन ले आते हो। तो ये भी एक तरह से प्रॉक्सी ज़ोंबी लेंडिंग हो गई, ठीक है, क्योंकि बंदे के पास पैसे तो नहीं थे देने के लिए, तो उसका ऑलरेडी प्रॉफिट टू इंटरेस्ट रेशियो ऑलमोस्ट लेस देन 1 था, लेकिन उसने आपसे पैसा लेके वापस से अपना प्रॉफिट बढ़ा लिया, तो इंटरेस्ट उसने पे कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये प्रॉक्सी ज़ोंबी लेंडिंग ही हुई, तो यही एवरग्रीनिंग है, राइट। तो इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं बैंक, फर्म और इकोनॉमीज़ के लिए, बैंक और लेंडर के लिए क्या था, अंडर कैपिटलाइजेशन, ज़ोंबी फर्म्स को लेंडिंग बढ़ी और एवरग्रीनिंग ऑफ लोन्स बढ़ा। फर्म्स और इकोनॉमी के लिए क्या हुआ, जो बोरोवर फर्म थी, वीकनिंग ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस आई, क्वालिटी ऑफ बोर्ड घटा, एलोकेशन ऑफ कैपिटल प्रॉपर नहीं हुआ, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ रिसोर्सेज हुआ, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस फलाना निम्का घटता गया, डिफ़ॉल्ट बढ़ते गए। तो की लर्निंग क्या है, गवर्नमेंट ने क्या सीखा कि रेगुलेटरी फॉरबियरेंसेस शुड बी डिसकंटिन्यूड एट द फर्स्ट अपॉर्चुनिटीज़, जब इकोनॉमी रिकवर कर जाए इमीडिएटली इसको बंद कर दो। और ज़ोंबी लैंडिंग तो आपको इमीडिएटली हटानी है, AQR आपको इमीडिएटली लाना है, 7 साल बाद आप AQR नहीं करोगे, क्लीन अप एक्सरसाइज आप करोगे, मैंडेटरी रिकैपिटलाइजेशन उसके बाद ज़रूर होना चाहिए, जिसको पैसा चाहिए उसको पैसा दे दो, ठीक है। बैंक गवर्नेंस उसको आप इन्हांस करोगे ताकि डिस्टॉर्शनरी लैंडिंग प्रैक्टिसेस ना आए, और जो लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आप इम्प्रूव करोगे। तो ये पूरे चैप्टर 7 की कहानी थी। तो हम आ गए 46 मिनट, और चैप्टर 8, 9, 10 तो छोटे छोटे हैं, बच्चों इस चैप्टर है। चैप्टर 8 इनोवेशन के बारे में, ठीक है। इनोवेशन जो इंडिया में है उसकी बात करता है कि ट्रेंडिंग अप है, बढ़ तो रहा है, लेकिन थ्रस्ट चाहिए, स्पेशली प्राइवेट सेक्टर से चाहिए। पूरे जो चैप्टर है वो ये कहता है कि गवर्नमेंट सेक्टर का जो इन्वेस्टमेंट है इंडिया में इनोवेशन R&D के लिए वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। उसको हमें थ्रस्ट चाहिए, बढ़ तो रहा है लेकिन उसको प्राइवेट सेक्टर से स्पेशली एक थ्रस्ट चाहिए। तो जो ये चैप्टर है उसकी थीम क्या कहती है कि इंडिया की जो रैंकिंग है वो इम्प्रूव हुई है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII में, और साथ में ये चैप्टर स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट जहाँ जहाँ है उसकी भी बात करता है। ये कहता है कि ठीक है हमारी रैंक इम्प्रूव हुई है, 50 में हम टॉप 50 में पहली बार आए हैं, लेकिन इंडिया की जो परफॉर्मेंस है लोएस्ट है अमंग अदर लार्जेस्ट इकोनॉमीज़, ठीक। अभी 2 चीज़ों की बात करता है कि इंडिया में जो टोटल पेटेंट और ट्रेडमार्क हैं 1999 से स्टीपली राइज हुए, लेकिन जो पेटेंट हैं वो मेनली नॉन रेजिडेंट्स ने किए हैं, जो NRIs हैं उन्होंने किए हैं, स्पेशली USA में रहने वालों ने। ट्रेडमार्क तो ठीक है, अब कोई भी ट्रेड कर रहा है तो ट्रेड कर लेगा, वो रेजिडेंट नहीं किए। इंडिया में बिजनेस बहुत बड़े हैं लेकिन पेटेंट नहीं बढ़ा है, कोई बड़ा इनोवेशन नहीं दिखता है। जो हुआ भी है इंडिया के नाम पे पेटेंट फाइल हुआ वो भी नॉन रेजिडेंट ने किया। इनोवेशन मैटर क्यों करता है, इसके लिए 2 थ्योरीज हैं, एक न्यू ग्रोथ थ्योरी, एक है सोलो मॉडल। ये आपको ध्यान रखना है। जो सोलो मॉडल है वो कहता है इनोवेशन की बात ही नहीं करता है, वो कहता है कि जो आउटपुट पर वर्कर है वो मेनली डिपेंड करता है सेविंग पर, पॉपुलेशन ग्रोथ पर और टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस पर, कि भैया अगर ज़्यादा लोग होंगे, ज़्यादा हाथ होगा तो ज़्यादा पैसे आएंगे। ये सोलो मॉडल है। जो न्यू ग्रोथ थ्योरी है वो टेक्नोलॉजी पर बात करती है, और अगर आप टेक्नोलॉजी पे नहीं प्रोग्रेस कर पाए तो फिर आपको उसके लॉसेस झेलने पड़ेंगे। तो इस वजह से इनोवेशन मैटर करता है, ठीक है। इंडिया पहली बार टॉप 50 में पहुंचा 2020 में, लेकिन जो इंडिया की परफॉर्मेंस है लोएस्ट है। जैसे लोएस्ट, ये GERD याद कर लेना, 2-3 साल से सर्वे ने ये टर्म दी हुई है। इसको कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर ऑन R&D, ग्रॉस डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर GERD 0.65% ऑफ GDP है बस। कुछ कंट्रीज़ में 2 से 3% भी होता है, और इसमें जो 0.65% है ना वो भी करप्शन में चला जाता है, उसमें से आधे का आधा, तो आधा और इनफैक्ट 75% तक चला जाता है। डिसप्रपोर्शनेट लार्ज शेयर गवर्नमेंट का है 56%, मतलब गवर्नमेंट ही पैसा दिए जा रही है, प्राइवेट सेक्टर में तो है ही नहीं। और जो बिजनेस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है वो तो 37% है। प्राइवेट सेक्टर मतलब 56% गवर्नमेंट कर रही है, 37% ही बिजनेस करे, बाकी तो लोग अपने आप कर ले रहे हैं थोड़ा बहुत। और बिजनेस सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है R&D, पर्सनल और रिसर्च के लिए, वो तो और भी कम है, 30% और 34%। R&D के लिए 30% है एंड रिसर्च के लिए 34% है, बहुत कम है, ठीक है। तो ये सारी कहानी है, तो आपको ये चीज़ें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद कर लेनी है। अब जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है GII, ये कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, INSEAD एंड WIPO, जो कि एक UN की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, वो पब्लिश करते हैं। जो GII है इनोवेशन परफॉर्मेंस को असेस करता है। तो बस यही कहानी थी, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने जो चीज़ें कही होंगी इसमें वही कि भैया आप
पब्लिक स्पेंडिंग है वो बढ़ा दो, ठीक है, ये 0.65% को 1 से 2% तो करो, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग कम करो, प्राइवेट सेक्टर की स्पेंडिंग आप बढ़ाओ, ये सब चीज़ें इन्होंने कही है। एक चीज़ जो गवर्नमेंट ने कही है वो कही है कि लिबरल टैक्स इंसेंटिव दो आप। अगर कोई इनोवेशन कर रहा है, R&D के लिए पैसा लगा रहा है, तो उसको टैक्स में आप रिलीफ दे दो, टैक्स इंसेंटिव दे दो। देन अगला चैप्टर है, उसकी थीम है जय हो। जय हो, इन्होंने जय की बात की, PMJAY, आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना और हेल्थ आउटकम, इसकी बात की है। सर्वे ये कहता है कि ये स्कीम 2018 में ही तो आई थी, इतनी छोटी है, लेकिन आप देखोगे तो ये बहुत सिग्निफिकेंट आपको रिटर्न्स देती हुई दिखती है। तो सर्वे ये कहता है, चैप्टर की जो थीम है कि हमने PMJAY जब से अडॉप्ट किए उसके बाद के जो एक्सपीरियंस हैं वो चैप्टर ने एनालिसिस किए। वो ये कहता है चैप्टर की ग्रेटर पेनिट्रेशन ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस हुआ है, रिडक्शन इन इन्फेंट एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट देखा गया, HIV एड्स के लिए ज़्यादा अवेयरनेस देखी गई उन स्टेट्स में जिन्होंने PMJAY को अडॉप्ट किया, और जिन स्टेट्स ने नहीं अडॉप्ट किया वहाँ कहानी अलग थी, वहाँ पहले जैसी कहानी है। तो ये PMJAY हम लगातार करंट अफेयर्स में पढ़ते आ रहे हैं। हेल्थ केयर एक क्रिटिकल पब्लिक गुड है, पब्लिक गुड को हम डिफाइन करेंगे थोड़ी देर में इसी लेक्चर में। तो जो सक्सेसिव गवर्नमेंट हैं उन्होंने लगातार यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को लेकर काफ़ी काम किए हैं। 2018 में PMJAY आई थी, उसका जो मेन टारगेट था वो ये था कि जो मोस्ट वल्नरेबल ग्रुप्स हैं उनको हेल्थ केयर अच्छे से दी जाए। स्कीम ये कहती है कि हर फैमिली को लगभग 5 लाख रुपए पर ईयर दिए जाएंगे फैमिली फ्लोटर बेसिस पे, मतलब कि या तो एक आदमी यूज़ कर ले या फिर सारे आदमी मिलके यूज़ कर लें। 5 लाख पर फैमिली पर यूज़र पर ईयर, इतना देंगे, बहुत होता है। सेकेंडरी और टर्शियरी हॉस्पिटलाइजेशन के लिए इसने बात की थी, और कुछ और चीज़ें भी दी थी कि हाँ हम फलाना ढिमका देंगे, प्री हॉस्पिटलाइजेशन पैसा भी देंगे, बाद का भी पैसा देंगे, और एज और जेंडर पर कोई गैप नहीं। तो हम ये स्कीम 50 बार पढ़ चुके हैं। अब पब्लिक गुड एक बार देख लेते हैं। पब्लिक गुड क्या होते हैं? नॉन राइवल एंड नॉन एक्सक्लूडेबल होते हैं। इकोनॉमी में 4 चीज़ें होती हैं, राइवल और एक्सक्लूडेबल, ठीक है। राइवल और एक्सक्लूडेबल को आप अगर मिला के बनाओ तो एक होंगे जो राइवल हैं, एक्सक्लूडेबल है, एक होंगे नॉन राइवल नॉन एक्सक्लूडेबल, एक होंगे राइवल बट नॉन एक्सक्लूडेबल, एक होंगे ये वाले। तो राइवल गुड्स क्या होते हैं? ठीक है, राइवल गुड्स वो होते हैं कि अगर मैंने यूज़ कर लिया तो आप नहीं कर पाओगे। इन इकोनॉमी अ गुड्स इज सेड टू राइवलस या राइवल इफ इट्स कंजम्पशन प्रिवेंट्स साइमल्टेनियस कंजम्पशन बाय अदर यूजर। ठीक है, सपोज अगर एक रोटी है मैं खा लूँ तो आप वो रोटी तो नहीं खा पाओगे, लेकिन हवा है मैं सांस ले रहा तो आप भी ले लोगे, तो वो फिर आपका नॉन राइवलस गुड हो गया। एक्सक्लूडेबल क्या है? सिंपल सी बात है, जिनको हम एक्सक्लूड कर सकते हैं, राइट। तो जो पब्लिक गुड है वो नॉन राइवल नॉन एक्सक्लूडेबल है, और ये मार्केट सिग्निफिकेंटली प्रोवाइड नहीं करता, मतलब प्राइवेट सेक्टर इनको बहुत ज़्यादा प्रोवाइड नहीं करता, खर्चा बहुत ज़्यादा आता है। जैसे बिजली हो गया, पानी हो गया, सड़क हो गया, इनमें प्राइवेट सेक्टर बहुत ज़्यादा नहीं आता। इस वजह से गवर्नमेंट को इनको सप्लाई करना चाहिए, दे मस्ट बी सप्लाइड बाय गवर्नमेंट। GS4 में भी एक टॉपिक है यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड एंड पब्लिक सर्विस डिलीवरी, वहाँ पर ये पूरी हम डिबेट पढ़ते हैं। गवर्नमेंट एक हॉरिजन प्रॉब्लम से भी डेमोक्रेसी में सफ़र करती है। गवर्नमेंट का टारगेट होता है कि हम पूरे इलेक्टोरल साइकिल के टाइम पे तो दे देंगे चुनावी वादे, लेकिन टाइम हॉरिजन में जो दिक्कत है कि वो ये कहता है कि बेनिफिट ऑफ पब्लिक गुड, इनफैक्ट जो मतदाता हैं, इलेक्टोरेट हैं, उनको पूरे इलेक्टोरल साइकिल में भी नहीं पहुंच पाती है, राइट। तो ये पूरी थीम थी इसकी, ठीक है। तो पब्लिक गुड, आयुष्मान भारत जो योजना है उसके बारे में बस इन्होंने बढ़ाई की है कि ऑल्दो इसको आए हुए अभी बहुत कम टाइम हुआ है, लेकिन इसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, इम्पैक्ट इसका बहुत सिग्निफिकेंटली दिखा है, और ये बहुत छोटे टाइम में स्कीम आई है। बस इतना ही है चैप्टर 9 में। तो इसमें आपको आई डोंट थिंक कि प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा कुछ पता होना चाहिए, अपार्ट फ्रॉम आयुष्मान भारत जो मेन स्कीम है, एंड जय हो किस चीज़ से रिलेटेड है ऑब्वियसली। देन चैप्टर 10 बेयर नेसेसिटीज़, मतलब मूलभूत आवश्यकताएं, बेयर नेसेसिटीज़ क्या हैं। चैप्टर ये कहता है कि हम उन प्रोग्रेस को देखेंगे जो एक्सेस टू प्रोवाइडिंग बेयर नेसेसिटीज़, उस बारे में जो प्रोग्रेस हुई हैं। हम एक BNI बनाएंगे, BNI में हाउस वाटर सैनिटेशन इलेक्ट्रिसिटी क्लीन कुकिंग ये सब चीज़ें आती हैं। क्यों आती हैं? क्योंकि ये सब जॉइंटली कंज्यूम की जाती हैं,
एक हाउस होल्ड के द्वारा। अगर किसी घर में पानी नहीं आ रहा है या कहीं सैनिटेशन नहीं है तो पूरा घर इससे सफ़र करता है। अब इसकी एक्सेस के लिए गवर्नमेंट ने जो स्कीम्स दी हैं, सक्सेसिव गवर्नमेंट ने काफ़ी एफर्ट किए हैं। स्वच्छ भारत मिशन हो गया, प्रधानमंत्री आवास योजना हो गई, जल जीवन मिशन हो गया, सौभाग्य यानी कि सहज बिजली हर घर योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ये सारी चीज़ें। स्वच्छ भारत रूरल और अर्बन दोनों चल रहा है, ठीक है। जल जीवन मिशन की अगर आप बात करो तो जल जीवन मिशन क्या करता है, रूरल हाउस होल्ड को टैप वाटर देगा, ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। सौभाग्य योजना क्या, इलेक्ट्रिफिकेशन करेगा, ऑल अनइलेक्ट्रीफाइड हाउस होल्ड्स को आप बिजली दोगे, ठीक है। देन उज्ज्वला योजना क्या है, सबको आप क्लीन कुकिंग फ्यूल एलपीजी दोगे, ठीक है। तो जो बीएनआई है, बेयर नेसेसिटी इंडेक्स है, वो बेसिक नीड्स अप्रोच को क्वांटिफाई करता है यूजिंग एनएसओ का डेटा। एनएसओ से डेटा लेता है, उसके बाद इसे क्वांटिफाई करता है। तो जो इंडेक्स है उसमें सारी चीज़ें हैं। हाउसिंग में जो आता है स्ट्रक्चर देखता है, साथ में क्वालिटी ऑफ हाउस भी देखता है। स्ट्रक्चर में पक्का और कच्चा है, लेकिन क्वालिटी ऑफ हाउस भी देखता है। क्वालिटी ऑफ हाउस मतलब कि वेंटिलेशन अच्छा है कि नहीं है, ठीक है, इंडिपेंडेंट है नहीं है, नया घर है पुराना घर है, या हाउसिंग हो गया। माइक्रो इन्वायरमेंट इंडेक्स एक इन्होंने बनाया। माइक्रो इन्वायरमेंट क्या है, जहाँ पर ड्रेनेज है या फिर फ्लाइज और मॉस्किटो इनकी प्रॉब्लम तो नहीं है। देन अदर फैसिलिटी इंडेक्स यानी कि किचन है कि नहीं, किचन में पानी आता है कि नहीं, ये इस टाइप की छोटी मोटी चीज़ें। एलपीजी आप यूज़ करते हो कि नहीं, अटैच वॉशरूम है, एक्सेस टू बाथरूम है, ये सारी चीज़ें, राइट। तो ये सारे डायमेंशन पर बेयर नेसेसिटीज़ बनाई गई। तो की फाइंडिंग ये है कि बेयर नेसेसिटीज़ हर स्टेट में इम्प्रूव हुई हैं। इंटर स्टेट डिस्पैरिटी जो थी वो कम हुई है, एंड एक्सेस टू बेयर नेसेसिटी डिस्प्रोपोर्शनेटली इम्प्रूव हुई है, स्पेशली पुअर हाउस होल्ड के लिए। मतलब जो बेयर नेसेसिटीज़ थी ऑब्वियसली गरीबों के लिए नहीं थी, तो जो गरीब थे जिनके लिए इस तरह का था, अब गरीब यहाँ से यहाँ पहुँच गए, गरीब ऐसे हैं, ऊपर थोड़ा सा कम इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है, सॉरी, इस तरह से। तो बेसिक नीड्स अप्रोच की अगर आप बात करो तो अमृत सेन की है, अप्रोच टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। मिनिमम स्पेसिफाइड जो क्वांटिटीज़ हैं उनकी बात करता है, फूड, बिजली, पानी, सड़क, इन सब चीज़ों की बात करता है, उन सबको बेसिक नेसेसिटीज़ कहते हैं, ठीक है। अमृत सेन कहते हैं कि पॉवर्टी तब आती है जब आपके पास मिनिमम बेसिक नीड्स नहीं होती। तो ये था पूरा इकोनॉमिक सर्वे वॉल्यूम 1। वॉल्यूम 2 के मैं आपको फटाफट चैप्टर्स बता दे रहा हूँ, और उसमें क्या है, चैप्टर 1 है स्टेट ऑफ इकोनॉमी, ठीक है, स्टेट ऑफ इकोनॉमी। यहाँ पर बस वही बात की है कि पहले पैसा कम आया, फिर वैक्सीनेशन आ गई, तो उसके बाद फिर नॉर्मल चीज़ें हुई। देन दूसरा चैप्टर है फिस्कल डेवलपमेंट। फिस्कल डेवलपमेंट, इसमें एक्सपेंडिचर पुराना देखा गया कि पहले कितना हमने एक्सपेंडिचर किया, और जीएसटी कलेक्शन हमारा 1 लाख करोड़ से ऊपर आ गया। यही है, बहुत ज़्यादा है नहीं, कि हाईएस्ट लेवल जीएसटी दिसंबर में गया। देन एक्सटर्नल सेक्टर की बात की है, हर साल ऑलमोस्ट यही चैप्टर्स होते हैं, ठीक है। ट्रेड डेफिसिट कितना है, एंड एक्सपोर्ट क्या है, घटे बढ़े, ये सब चीज़ें उसमें आई है। चाइना से ट्रेड बैलेंस इम्प्रूव हुआ है, यूएसए से इम्प्रूव हुआ है, क्यों हुआ है, इम्पोर्ट ही नहीं हुए तो ट्रेड बैलेंस बढ़ गया, ये सब चीज़ें, ठीक है। देन एक टर्म जो है अगला चैप्टर है वो है मॉनिटरी मैनेजमेंट, मॉनिटरी मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन। यहाँ पर इजी मनी पॉलिसी की बात की गई है, उसे एकोमोडेटिव मॉनिटरी पॉलिसी 2020 उसमें बात की गई है। देन जो चैप्टर 5 है वो प्राइस और इन्फ्लेशन की बात करता है, ठीक है। हेडलाइन इन्फ्लेशन की बात की, रूरल अर्बन डिफरेंस जो है वो सीपीआई में कम हुआ, ये सब बातें की कि थाली का कॉस्ट घट गया, बढ़ गया, ये सब चीज़ें बात की गई है। देन जो अगला चैप्टर है, चैप्टर 6, वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। इसमें जो मैंने आपको बताया था कि प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से एक फैक्ट है, वो इसी चैप्टर में है। जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है उसने 2 न्यू इनिशिएटिव लाए हैं, एक है वर्ल्ड सोलर बैंक, एंड जो दूसरा है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड इनिशिएटिव। ये 2 इनिशिएटिव इंटरनेशनल सोलर अलायंस ने इनिशिएट किए। तो वॉल्यूम 2 में यही एक टर्म है। दूसरा अगर आपको नहीं पता कि इजी मनी पॉलिसी को अकोमोडेटिव मनी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं, तो ठीक है, उसको भी याद कर लो। देन अगला चैप्टर है एग्रीकल्चर एंड फूड मैनेजमेंट की बात की है कि जो एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर हैं उन्होंने अपना रेजिलियंस दिखाया है,
कोविड के टाइम पर भी इनकी ग्रोथ ठीक ठाक थी। देन अगला चैप्टर है इंडस्ट्री की बात करता है, इंडस्ट्री एंड इंफ्रा। तो इंडस्ट्री और इंफ्रा में ये भी वी शेप रिकवरी की बात करता है और वही सब बताया कि जीडीपी घट गई थी, फलाना ढिमका हो गया था, डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में हमने क्या किया क्या नहीं किया, ठीक है। एफडीआई कितना था कितना नहीं था, तो नॉट दैट इम्पोर्टेंट। 9th चैप्टर सर्विस सेक्टर के बारे में है। सर्विस सेक्टर वही बताया कि इंडिया का सर्विस सेक्टर ऑब्वियसली कम हो जाएगा ना, 16-17% घट गया, ठीक है। जो इंडिया का ग्रॉस जीवीए था सर्विस सेक्टर की वजह से जितना अच्छा होता था उतना नहीं हुआ। स्पेस सेक्टर इस बार एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर गया। देन जो चैप्टर 10 है वो है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, एम्प्लॉयमेंट एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। तो नॉर्मल इसमें जो ह्यूमन डेवलपमेंट है, एक्सपेंडिचर ऑन सोशल सर्विस क्या हुआ, एजुकेशन, हेल्थ और इन सब चीज़ों पे क्या एक्सपेंसेस थे, ठीक है। नॉन डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस एट वर्क प्लेस लाइक पे और करियर प्रोग्रेशन, इन सब में क्या हुआ, NFHS 5, तो ये सारी चीज़ें थी। तो ये सब वॉल्यूम 2 में बात की है। तो बस यही था इस लेक्चर में। बजट में भी कोई खास ऐसी चीज़ है नहीं जो आपने करंट अफेयर्स में ना पढ़ी हो। आई डोंट थिंक कि बजट के बारे में हमें कुछ भी और देखना चाहिए। तो बस मिलते हैं अगले लेक्चर में। ये PDF आप डाउनलोड कर सकते हो सिनॉप्सिस आईएएस की वेबसाइट से, फ्री रिसोर्सेज सेक्शन में आप यहाँ जाकर इकोनॉमिक सर्वे यहाँ से डाउनलोड कर लेना।